हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। 12वीं क्लास के इतिहास की चर्चा। पिछले अध्याय में हम लोगों ने ईंट, मनके और अस्थियां के बारे में पढ़ा था, जो 12वीं क्लास की पहली बुक की पहली टॉपिक थी। उसे पढ़ने के बाद आज हम लोग 12वीं क्लास की प्रथम किताब जो है, जिसे भाग 1 कहते हैं, प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं, इसके दूसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यह घटना जो है, यह जो समय होगा, वो लगभग 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। ये दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मैंने शुरू में ही पढ़ाया था सिलेबस के बारे में, तो आपको बताया था पहले ही चैप्टर में कि बीसी और एडी क्या होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको पता होगा कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है आफ्टर डविन। यानी अगर हम मानकर चलें कि कोई चीज़ ये जीरो है और वह जीरो की प्रक्रिया मानकर चलिए कि यहाँ पर शुरू हुई है, तो इससे पहले जो कोई घटना यहाँ से घटती हुई यहाँ तक पहुँच रही है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसे बेटा हम बीसी कहते हैं। और इसके बाद यहाँ से जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो इसको हम लोग एडी नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? एडी कहते हैं। यानी एडी को हिंदी में हम लोग ईसवी कहते हैं और इसे हम लोग बीसी को ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी हमेशा क्या होता है? माइनस में चलता है और एडी जब जीरो हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे, तो वहाँ से आगे प्लस में चलता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? बीसी में पढ़ रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि 600 से 500, 500 से 400 और 400 से 200, उसके बाद जीरो होगा। फिर जीरो से बाद 1 2 करते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 600 तक पहुँचेंगे एडी में। और वही बढ़ते बढ़ते आज हम लोग 2019 से 2020 में आ चुके हैं। और पर मंथ हम एक आगे बढ़ते हैं, यानी जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, हम लोग एडी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको दूसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, यानी ये 3 नाम लेने से एक चीज़ जानकारी मिल जाती है कि इस किताब में हम लोग पूर्ण रूप से राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय के जो राजा थे, ठीक, जिसका नाम ही है राजा। किताब में राजा थे, कुछ किसान थे और नगर थे, यानी शहर थे। तो इन लोगों का विकास कैसे हुआ, इन लोगों ने कैसे अपने चीज़ों को आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे इतिहास की किताब में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं कि इस किताब के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग परिचय करेंगे कि ये कब से लेके कब तक और क्या क्या कहानियाँ थी इसमें। उसके बाद एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप और प्रियदर्शी का मतलब ये है कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और उसने भारत में 1830 ईस्वी के लगभग अशोक का जो अभिलेख था, उस अभिलेख को खोजने में, या ये कहिए कि उसकी भाषा को पढ़ने में, जो भाषा उस पर लिखी गई थी ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि, इसको पढ़ने में उसे सफलता मिली। और जब पढ़ने में सफलता मिली तो उस अभिलेख पर अधिकतर कहीं तो अशोक और ज़्यादा प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और उसी प्रियदर्शी को उसने अशोक से तुलना करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसी को हम लोग प्रिंसेप और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे। फिर हम बात करेंगे आरंभिक राज्य की, कि शुरू में कैसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और उन्हीं छोटे छोटे राज्यों में हम लोग 16 महाजनपद की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक आरंभिक साम्राज्य की बात करेंगे, यानी इसी में हम लोग अशोक के जो साम्राज्य, यानी हम यो कहें कि मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी।
उसके बाद कुछ नवीन सिद्धांतों की बात करेंगे, राजधर्म का जो दक्षिण भारत में उदय हुआ था। और उसके बाद हम देखेंगे, अब यह देखिए यहाँ तक तो हमने राजा की बात की। अब टॉपिक में दूसरा क्या है, किसान। तो अब हम बात करेंगे बदलता हुआ देहात की बात करेंगे, यानी गांव में कैसे परिवर्तन हो रहा था। यानी परिवर्तन कैसे होगा, किसानों के अंदर जब खेती होगी, उपज बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उनके पास पैसा होगा, तो उनके सामाजिक दिनचर्या बदलेगी, तो उसमें परिवर्तन होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे, जब किसान हो जाएंगे, परिवर्तन होगा, तो निश्चित तौर पर नगर का विकास होगा। और नगर जब बनेगा तो एक नगर दूसरे नगर से व्यापार भी करेगा, तो नगर एवं व्यापार की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद मूल बातें, यानी उस समय की जो खुदाई हुई थी और खुदाई के बाद जो जो चीज़ें पुरातात्विक सही या लिखित जो प्रमाण मिला, उसको हम लोग मूल बातों में पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे कि अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं क्या होती है। यानी देखिए, साक्ष्य की सीमाएं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के बुक में भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि उस समय जो अभिलेख होता था, अभिलेख का मतलब होता है बेटा कि किसी पत्थर पे कोई लेख लिखा गया हो, इसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। और ये अभिलेख कई प्रकार के होते थे, स्तंभ लेख भी होते थे, शिला लेख भी होते थे, गुफा लेख भी होते थे। तो शिला लेख का मतलब हो गया कि शिला यानी पत्थर, पत्थर पे लिखे गए अभिलेख को हम लोग शिला लेख कहते हैं। उसके बाद स्तंभ लेख भी होते थे। स्तंभ का मतलब होता है पिलर, यानी कोई बड़ा सा खंभा, उस खंभे पे कोई चीज़ अगर लिखा जाता था उसे हम लोग स्तंभ कहते थे। गुफाएं होती थी उस समय, गुफाओं में जो चीज़ें लिखी जाती थी उसको गुफा लेख कहते थे। तो इसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। इनकी भी एक सीमा होती है, सीमा का मतलब होगा कि इनका एक लिमिटेशन होता है कि ये एक हद तक ही कोई चीज़ बता सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बता रहा है वो पूरी तरह से सत्य ही हो। इसकी जानकारी भी हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे, क्योंकि अशोक ने अपने बारे में किताबों का कम, अभिलेखों की चर्चा ज़्यादा किया है और उसी के माध्यम से अपने आप को बताने का प्रयास किया है। इसीलिए हम इसकी भी चर्चा करेंगे और इसकी सीमाओं को देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक यह अभिलेख बोलता है और कहाँ तक नहीं बोलता है। बोलने का तात्पर्य है कि मतलब बताता है कि क्या क्या इसमें लिखी गई है, तो सत्य है या असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज 12वीं क्लास की प्राचीन भारत की पहली बुक की दूसरी चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो लगभग 600 से बीसी से लेकर और 600 एडी के बीच, यानी लगभग 1200 साल के बीच की कहानी को बताता है। और हमने देखा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके परिचय की बात करते हैं। भूमिका इसमें हम देखते हैं कि क्या है, कैसी इसकी पृष्ठभूमि बनी थी। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना कहाँ से है, 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच में। याद रखना बेटा ये कि 600 से शुरू करना है। दूसरा चीज़ आपको एक चीज़ याद रखना है, पीछे की देखिए, अब आगे जैसे से आप बढ़ेंगे तो पीछे की कहानी को भी आपको पता रखनी पड़ेगी, पीछे के बुक के भी बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप इसे जोड़ पाएंगे। और जोड़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। याद करने की ज़रूरत इतिहास को नहीं पड़ेगी। और बार बार मैं बोलता हूँ कि इतिहास को याद नहीं किया जाता है, समझ करके पढ़ा जाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हम इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं 600 बीसी के आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये इसके पीछे की जो किताब थी उसकी जानकारी हमें 1900 ईस्वी तक उसमें हमने की थी। यानी उस किताब में हमने 2600 से लेकर के 1900 बीसी के बीच में बात किया था। ऐसे तो कुछ किताब 1700 तक भी बताता है हड़प्पा के पतन की जानकारी। अब देखिए, 1700 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के बीच के बारे में हमें पता नहीं है, हालांकि उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम धर्म के बारे में चर्चा वहाँ पे करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा कि हम 1500 साल बीच के, लगभग 150 साल बीच की जानकारी हम लोग अभी यहाँ पे प्राप्त नहीं करेंगे, थोड़ी सी खाली नाम लेकर के चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब कह रहा है भूमिका में कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में, 1500 तो बात आ गई ना, मान के चलिए कि 1700 के आसपास में हड़प्पा का पतन हो गया, तो 1700 से 10 माइनस कर दीजिए तो 700 हो गया। और उसके बाद 600, तो लगभग 150 साल की बात हो गई। तो इतना माइनस करने के बाद अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे,
लगभग 1500 के पीछे पहुंचने के बाद हम आ जाएंगे 600 के आसपास में। और 600 के आसपास में भारत में क्या गतिविधियां होती हैं, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो लंबे अंतराल में उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि 1500 वर्षों के बाद भारतीय उप महाद्वीप में, अब देखिए उप महाद्वीप का मतलब बेटा समझते हो यहाँ पे क्या होता है। मैंने आप लोगों को एक बार बताया है, या ज्योग्राफी में पहले भी बता रखा है 11th क्लास में, कि द्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ से स्थल से। उप महाद्वीप का भी मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं वो तीन तरफ से पानी से हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, तो उसे उप महाद्वीप, अरे महाद्वीप कहते हैं, सब मान के चलिए कि महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप के ही छोटे रूप जो होता है उसको हम लोग उप महाद्वीप कहते हैं। तो भारत चूंकि एशिया महाद्वीप में है और उसी एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की भी कुछ सीमाएं हैं, उसी पूरे लगाव को लेकर के हम इसको भारतीय उप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उप नदियां, सिंधु नदी और उप नदी का मतलब उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया था। अब देखिए, अब बात कर रहा है इसमें कि यही वो काल था। यही वो काल का मतलब है बेटा कि 1500 से लेकर के 600 के बीच में, यानी 1500 से 600 के बीच में जो समय जो था, यही वो समय था जब ऋग्वेद की रचना की गई थी। और इसी समय में भारत में वैदिक काल का विकास भी हुआ था। इसी समय भारत में विदेश बाहर से आर्य आए थे जिन्होंने वेदों की रचना भारत में की थी। और ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल की हमें जानकारी मिलती है इसी समय में। और भी वेदों में हम लोग 4 वेद भी पढ़ते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये वही उस समय था जिस समय, यही 1500-1500 के बीसी की बात थी, जिस दौरान ऋग्वेद का लेखन किया गया था। और ऋग्वेद के साथ साथ अन्य वेद भी, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, इन सब चीज़ों की रचना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास में, यानी पंजाब का क्षेत्र जो है उस इलाके में किया गया था। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का प्रदेश। अब कह रहा है कि उत्तर भारत में, अब देखिए ये इलाका कौन कौन था, तो उत्तर भारत था, दक्कन पठार क्षेत्र यानी दक्षिण का पठारीय क्षेत्र था, कर्नाटक का क्षेत्र, जैसे उप महाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां का भी अस्तित्व में आई। अब इन सब क्षेत्रों में इसी दौरान, जैसे हड़प्पा का जब पतन हो गया था तो पूरी तरह से कृषि बस्ती सब खत्म हो गई थी। अब धीरे धीरे नई बस्तियों का उदय होता है उत्तर भारत में जब आते हैं आर्य लोग, फिर कर्नाटक में, फिर दक्षिण पठार के इलाके में। इन सब क्षेत्रों में कृषि के लिए नई नई बस्तियों का निर्माण होता है, छोटे छोटे गांव बनने शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको याद होगा बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, और उसके बाद जो सभ्यता का विकास हुआ वह सभ्यता जो थी ग्रामीण थी। जो अभी जो चल रही थी बीच में वैदिक काल वाला, वो ग्रामीण थी, क्योंकि इस समय बहुत बड़े नगरों का उदय नहीं हुआ था। लेकिन 600 बीसी में जब हम जाएंगे, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उस समय बड़े बड़े नगरों का उदय हो जाता है और इस प्रकार से नगरों का विकास होता है। इसीलिए राजा, किसान और नगर इस टॉपिक का नाम पड़ गया है। अब कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से परिवर्तनों के प्रमाण मिलने लगते हैं। कहने का मतलब कि जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी है, यहाँ से नए नए परिवर्तन क्या क्या होते हैं समाज के स्तर पे, राजनीति के स्तर पे, धर्म के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे, इसका प्रमाण मिलने लगता है, साक्ष्य मिलने लगता है। कह रहे कि शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्य हैं, यानी प्रबल हैं, जो शुरू के राज्य का उदय हुआ। फिर साम्राज्य हैं और राजवाड़े का विकास है, यानी राज्य का विकास, साम्राज्य का विकास और राजा का विकास यहाँ पर होने लगा। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। मतलब ये जो राजनीतिक प्रक्रिया हो रही थी, इसके पीछे कुछ परिवर्तन था। परिवर्तन क्या था जी, तो आर्थिक विकास हो रहा था। आर्थिक विकास ही तो राजा, प्रजा, किसान, नगर, इन सब का विकास करेगा। तो आर्थिक परिवर्तन हो रहा था। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है कि कैसे कृषि का विकास हुआ, आगे बात ना। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नगरों का उदय भी होता है यहीं पर, यानी यही 600 का समय होता है जहाँ पे नए नए नगरों का उदय होता है, महाजनपदों का उदय होता है। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से मैं आपको एक एक शब्द बता रहा हूँ। अगला कह रहा है कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने हड़प्पा के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, तो उस समय हमने किसका प्रयोग किया, हमने पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग किया, क्योंकि वहाँ पर इतिहास लिखा हो गया था। तो वहाँ पे लिखने के लिए दो चीज़ चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा। तो साहित्य तो वहाँ पढ़ा गया है, लेकिन साहित्य तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, तो साहित्य से हमें इतिहास की जानकारी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर क्या, पुरातात्विक से हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर अभिलेख भी है, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ ग्रंथ भी हैं जिसकी उपलब्धता है, और उसको हम लोग पढ़ने में सफल भी हैं, पढ़ भी पाए हैं और पढ़ने में हमें सफलता भी मिली है। तो इसलिए यहाँ का जो इतिहास हम लिखेंगे, तो उस इतिहास के लिए हम लोग दोनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों का भी और साहित्यिक साक्ष्यों का। तो वही कह रहा है कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। आगे ना दोनों चीजें। अब अभिलेख की बात अगर हो रही है तो लिखा हुआ चीज हो गया, ग्रंथ की बात हो रही है तो लिखा हुआ चीज हो गया, लेकिन सिक्के की बात हो रही है तो ये तो पुरातात्विक हो गया ना, चित्र की बात हो गई तो पुरातात्विक हो गया। यानी बेटा यहाँ पर दोनों चीजें उपलब्ध है, और इन्हीं दोनों चीजों से हम लोग क्या करेंगे, इस समय का यानी 600 से लेकर के 600 एडी के बीच के इतिहास को लिखने का प्रयास करेंगे, और लिखने का नहीं, समझने का प्रयास करेंगे, जो इतिहासकार लिख चुके हैं, जिनके पास सामग्रियां उपलब्ध थी। तो इस प्रकार से हमने इस परिचय में हमने क्या देखा, तो हमने इस परिचय में यही देखा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1,500 वर्ष में कुछ भी यहाँ गतिविधियां नहीं हुई, लेकिन 1,500 के बाद 600 ईसा पूर्व से 600 एडी के बीच में कुछ परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन क्या हुए, तो छोटे छोटे राजा का यहाँ पे आना शुरू हुआ, साम्राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, नई नई बस्तियां बनना शुरू हुई, राज्यों का निर्माण हुआ, राजाओं का निर्माण हुआ, नगरों का उदय हुआ। ये सब चीज़ हमने देखा, और इनकी जानकारी हमने कैसे प्राप्त की, इस इतिहास के बारे में हमने जानने की कोशिश इस चैप्टर में हम करेंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे। यानी मूल रूप से हम लोग 3-4 चीज़ों की चर्चा करेंगे पूरे किताब में। एक हम चर्चा करेंगे राजा का विकास कैसे हो रहा है, नगरों का उदय कैसे हो रहा है, और फिर से हम चर्चा करेंगे कि किसान कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और इनकी जानकारी के लिए हमें कौन सा स्रोत उपलब्ध मिलता है। ठीक है, तो परिचय हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर में है वो है आपको प्रिंस और प्रियदर्शी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि प्रिंसेप एक भारतीय अभिलेख विज्ञान का एक व्यक्ति था जो अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है ना। 1830 ईस्वी में, समझ लीजिए पहले 1830 ईस्वी में इसने क्या किया कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया कि इसका अर्थ क्या होता है, और इसी के अर्थ के आधार पर उसने अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख थे उस अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया। आई बात समझ में। यानी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इसने 1830 ईस्वी में क्या किया कि एक तकनीक बनाया जिसके माध्यम से इसने अशोक द्वारा लिखे गए जो अभिलेख थे, जो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, इसके अर्थ को निकालने में इसे सफलता मिली। और जब अर्थ को निकालने में सफलता मिली, मतलब इसके कैसे लिखा गया था, उसका अर्थ यानी मीनिंग को समझा, तो देखा कि उसमें बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका नाम था प्रियदर्शी, और उस प्रियदर्शी की तुलना अशोक से की गई थी। तो इसी की कहानी हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम एक छोटा सा यहाँ पे बात करेंगे, बाकी इस टॉपिक का डिटेल्स हम पीछे आगे करेंगे। कह रहा है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में, ये बाबू याद रखना डेट की कब हुई, 1830 के दशक की बात कर रहा है, यानी 1830 के बाद। ऐसे कहा जाता है कि एग्जैक्ट कहा जाए तो 1833 ईस्वी में इसने उस लिपि को पढ़ लिया था। किसका पढ़ लिया था, 1833 ईस्वी में, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। शुरू के जो अभिलेख थे या सिक्का थे उनमें इस लिपि का प्रयोग किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश
अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। यानी उस पर लिखा गया है कि प्रियदर्शी बहुत ऐसा व्यक्ति था, प्रियदर्शी वैसा था मनोहर मुखी वाला। मनोहर मुखी मतलब सुंदर मुख वाला एक व्यक्ति था जो प्रजा का ध्यान रखता था। बार बार मतलब एक चीज के बारे में चर्चा की गई है। आगे उसने क्या किया कि कुछ अभिलेख पर राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला, तो इससे उसने तुलना किया कि जो राजा अगर है, जो अशोक है, इसी का शायद हो सकता है कि कोई उपनाम हो जिसका नाम प्रियदर्शी हो, और फिर प्रियदर्शी और अशोक दोनों को मिला करके उसने इतिहास लिखने का प्रयास किया, तो वही चीज मिली जो अशोक के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जानकारी उनको मिल गई। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, और इसी समय 600 के आसपास में ही बाबू भारत में धार्मिक आंदोलन भी होते हैं, और इसी धार्मिक आंदोलन के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। जिस बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कुछ थोड़ी सी बात कि प्रियदर्शी और प्रिंसिप का मतलब क्या है। तो सीधा सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रिंसिप एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिसने 1830 के दशक का मतलब हो गया कि पूरे काल यानी 1833 ईस्वी में अशोक के अभिलेख पर लिखे गए बातों को उसने पढ़ने में सफलता हासिल कर ली, जो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। इसका अर्थ निकाल लिया, और निकालने के बाद उसे ये अंदर पता चला कि जिस अभिलेख पर बार बार किस शब्द का उल्लेख किया गया वो एक प्रियदर्शी है और एक अशोक है, और इन दोनों की ही तुलना करके कहता है कि वही अशोक है जिसे प्रियदर्शी कहा गया है, और प्रियदर्शी भी वही है जो अशोक है, और उसकी चर्चा की गई है। उस वहीं दूसरी तरफ सिक्कों पर भी है, और बौद्ध ग्रंथ और अशोक के सर्वाधिक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में भी तुलना की गई है। आगे क्लियर हो गया, तो प्रिंसिप के बारे में समझ में आ गया। यहाँ पे तीन चीजें याद रखना है, क्या कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, दूसरा कि 1830 के दशक यानी 1833 में इसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि के अर्थ को निकालने का समझ गया, और इसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास भी सबसे पहले किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राज्य की, क्योंकि शुरुआत ही राजा से हुआ है। राजा, किसान और नगर की बात की गई है, तो राजा कहाँ होगा, राज्य में ही तो होगा, तो राज्य होगा तो राजा बनेगा। तो ऐसे में हम लोग प्रारंभिक राज्य की बात करते हैं। अब कह रहा है, याद रखिए 600 BC के बाद की बात हो रही है, और हम पूरा एक खाली पीरियड हमने छोड़ रखा है जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे बौद्ध ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के रूप में। अब कह रहा है कि इसमें 16 महाजनपद, आपको पता ही है कि इस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। बेटा महाजनपद की तुलना आज हम लोग अपने राज्य से कर सकते हैं। ठीक है ना, एक राज्य होता है ना, जैसे बिहार एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है, तो इस तरह से राज्य की तुलना हम लोग महाजनपद की कर सकते हैं। यानी महाजनपद मतलब आज का एक राज्य हो गया। ठीक है ना, और यही कई सारे महाजनपद मिल गए तो आज का हिंदुस्तान यानी कई सारे राज्य मिल जाते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं। कह रहा है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बस वही से शुरुआती हो रहा है, को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। यानी कहा जाता है कि 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था वो एक परिवर्तन का दौर था। यहाँ पे परिवर्तन चल रहा था, निश्चित तौर पे परिवर्तन हो रहा था, नए नए राज्यों का उदय हो रहा था। तो नए नए राज्यों का उदय अपने आप में क्या है, एक परिवर्तन को दर्शा रहा है, और राज्य का बनना इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियां आ गई थी, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, और अर्थव्यवस्था का विकास मतलब राजा का नगर का निर्माण, और नगर का निर्माण मतलब कि राज्य का निर्माण। तो वही कह रहा है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, आरंभिक राज्य, नगर, लोहा के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। देखिए सब चीजों का विकास हो रहा है, लोहा आ गया यहाँ पे, लोहा का मतलब समझ रहे हैं ना कि खेती में बढ़ोतरी होगी, और खेती बढ़ेगी तो मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो राजा का विकास होगा, राजा का विकास होगा तो नगर का विकास होगा। तो ये जोड़ करके यहाँ देखने की बात कर रहा है, यही वो परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पे जो परिवर्तन दिख रहा था। इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। अभी मैंने बताया कि 600 ईस्वी के
आसपास में ही नए धार्मिक आंदोलन भी चल रहे थे, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हो रहा था यहीं पर। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद में 16 राज्यों का उल्लेख किया गया। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं, जिनके आरंभिक जो साहित्य हैं, इनमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सवाल पूछे कितने महाजनपद की बात की गई है, 16 महाजनपद। लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय इसमें मिलते हैं। 16 हैं, जिसमें से कुछ हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया है, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। बाकी और भी मिलते हैं, लेकिन उसकी चर्चा इसमें कम की गई है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण महाजनपद थे, जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। मैंने बताया ना कि महाजनपद का अर्थ सीधा सीधी आज से समझ लीजिएगा स्टेट यानी राज्य का। तो आप देख लीजिए, हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है कि नहीं, तो राजा ही तो हुआ वहाँ का। तो उसी प्रकार राज्यों महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता। अब देखिए, छोटे छोटे गण भी होते थे, मतलब छोटा छोटा समूह, संघ भी होते थे, कई राज्यों का संघ होता था। जैसे भारत क्या है, कई राज्यों का संघ है, तो उसी तरह से संघ मिला करके, जैसे वजी संघ क्या था, 8 राज्यों का संघ, 8 छोटे छोटे संघों का एक समूह था। तो उसी तरह से इनका भी प्रसिद्ध राज्यों के लोगों के साथ शासन करना था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा ही होता था। छोटे छोटे गण थे, छोटे छोटे संघ थे, और वो छोटे छोटे संघ मिल करके एक महाजनपद बन जाते थे, और वही एक महाजनपद राज्य का रूप धारण कर लेता था। तो वहां पर राजा ही हुआ करते थे। लोकतंत्र की प्रक्रिया थी। कह रहा है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी। निश्चित तौर पे आज स्टेट है ना जी, आज राज्य है, तो हर राज्य की राजधानी है कि नहीं। जैसे बिहार है तो उसकी अपनी राजधानी पटना है, यूपी है तो उसकी अपनी राजधानी लखनऊ है। तो इस तरह से हर राज्य की राजधानी होती है आज भी। तो उस समय महाजनपद की भी राजधानियाँ हुआ करती थी। यही चीज़ें समझने की जरूरत है। समझने आप समझ जाइएगा कि महाजनपद का सीधा सीधी अर्थ है आज के समय में अपने राज्य की बात करना। कह रहा है कि किलेबंदी, राजधानियों के रख रखाव, जिसे उस राजधानी का किलाबंदी करना, चारों तरफ से घेर के रखना, उसकी रख रखाव करना। प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। यानी कहने का मतलब है कि जब हम मतलब शहर बनेगा तो उसकी किलाबंदी होगी, उस किलाबंदी के अंदर राजा रहेंगे, नौकर होंगे, नौकरशाही होगा, सेना होगा। तो आखिर इनको चलाने के लिए कहाँ से व्यवस्था किया जाएगा, तो पैसा तो चाहिए ना जी। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पैसा हम लोग टैक्स वसूलते थे। ये लोग सरकार के राज्य के लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे व्यापारियों से, किसानों से, साहूकारों से, और उसी टैक्स से अपने राज्य का खर्चा चलता था। जैसे आज भी टैक्स वसूले जाते हैं, जैसे जीएसटी है, तो उसी प्रकार से काम चलता था। अब मैंने थोड़ा सा आपको इसमें डायग्राम बताया है कि कैसे। अब देखिए, एक यहाँ पे कम्बोज है, गंधार है, तक्षशिला है, ठीक है ना। नगरों के रूप में राजधानियाँ सूरसेन है, कुरु है, पंचाल है, ठीक है, चेली है, अवंती है, यहाँ पे देख लीजिए ये मगध है, ठीक है, वैशाली है, मल है। तो ये 16 महाजनपद ये अंग हैं। ये महाजनपद थे जिनकी कुछ राजधानियाँ भी थी। जैसे मगध का राजगीर राजधानी था, चंपा अंग का राजधानी था, वज्जी संघ था, वैशाली, मल कुशीनगर, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे दक्षिणतम क्या था, अस्मक था, यहाँ पे अवंती यहाँ पे था। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा 16 महाजनपद कौन कौन थे वहाँ पे। कुछ एनसीईआरटी के बुक्स में देखिएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। यही वो जगह था जहाँ पर इस समय उदय हो रहा था, और यही वो जगह भी था जहाँ पे हड़प्पा का पतन भी हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कह रहा है कि शासकों का काम किसान, व्यापार और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना मानता था। आगे बात ना कि शासक अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, तो किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से। शिल्पकार मतलब जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो वो क्या बोलते थे, गहना वहना बनाते थे, उद्योग स्थापित करते थे। इनसे भेंट वसूल करना, कर वसूलना, और इसी कर से अपने खर्चे को चलाना इनका काम होता था। तो इस प्रकार से जो राज्यों में राजधानियों का उदय हुआ था, तो इनका काम टैक्स वसूलना। और हमने इसमें देख लिया 16 महाजनपद के अंदर हमें क्या करना है, कई सारे राज्यों का उदय हुआ है। लेकिन अब एक चीज पढ़ना है इसमें कि इस 16 महाजनपद का उदय तो हो रहा था, उदय हुआ भी। अब इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो था वो आगे निकल गया, जिसका नाम था मगध। अब बेटा देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 6 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, कि 16 महाजनपदों में से मगध आगे निकला, तो इसके पीछे वजह क्या था, या उसके विकास के कारणों को लिखिए। तो हम लोग पढ़ेंगे।
अब कह रहा है कि 16 महाजनपदों में प्रथम कौन था? मगध था। आगे बात समझ में, सबसे पहला कौन हुआ? मगध। कह रहा है कि 6ठी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, यानी कहाँ है मगध आज में? आधुनिक बिहार यानी पटना, आधुनिक बिहार यानी पटना का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आगे बात समझ में कि 6ठी से लेकर के 4वीं शताब्दी मतलब 200 शताब्दी के बीच में धीरे धीरे मगध जो था सभी महाजनपदों में शक्तिशाली बन गया। और कभी पूछ दे कि वर्तमान में कहाँ है ये मगध, तो बिहार पटना, शक्तिशाली हो गया। अब आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण मानते हैं कि आखिर जो महाजनपद जो मगध है वो क्यों शक्तिशाली हो गया। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि ये शक्तिशाली क्यों हुआ, आखिर क्या वजह था कि 16 महाजनपद से बेहतर निकल गया। और यही 16 महाजनपद मगध जो था आगे मगध साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य बन गया। तो वो बताने का प्रयास करते हैं और यही क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के उदय का या मगध साम्राज्य के विकास के कारण कौन कौन थे। तो हम लोग कारण देखने जा रहे हैं। पहला कारण यह था कि यहाँ की मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। अब देखिए यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, ठीक, यानी ये नदियों का क्षेत्र था। आगे हम आपको डायग्राम में बताएंगे कि मगध का उदय क्यों हो गया, किस तरह से हुआ। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसमें ना डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम मैंने हाथों से बना रखा है। मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ये मगध का क्षेत्र है। जो मगध कहाँ पर है जी, आप इसे समझने की कोशिश करिए। ये जो है ये मगध यहाँ पे मैंने दिखाया, ये वो मगध है। और ये जो ऊपर से जो ये लकीर आ रहा है ये है आपको सिंधु नदी, जो अरे गंगा नदी आ रही है। इसी गंगा नदी में यहाँ से एक जाकर के सोन नदी मिल रही है। नीचे यहाँ पर क्या है, ये छोटा नागपुर का पठार है और बीच में जो है आपका मगध है। ये चारों तरफ से ये मगध की सिचुएशन था, यानी कि इसको कहते हैं ना भौगोलिक स्थिति कहते हैं हम लोग। अब एक बात को समझिए, जो जगह दो तरफ से नदियों से घिरा हो, एक तरफ से पठारी क्षेत्रों से घिरा हो और बीच में हो, तो बताइए अब उसको सुरक्षा की कोई डर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि नदियों से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये है वो जगह पूरी तरह से उपजाऊ क्षेत्र है। क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है, नदियां अपने साथ मिट्टी लाती है, वो मिट्टी क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है। और एक तरफ पठारी इलाका है, इसका मतलब कि खनिज तत्व भी है। अब इन क्षेत्रों से चारों चीजों से उन्हें मगध को सारी चीजें प्राप्त हो रही थी जो चीज उन्हें चाहिए। और यही वजह था कि मगध धीरे धीरे आगे निकलने लगा। दूसरी चीज की अगर कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करता है तो उसे सोन नदी और गंगा नदी को पूरा पार भी तो करना पड़ेगा, और पार करने के बाद तब जाकर के मगध में एंट्री करनी पड़ेगी। यानी मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी ना, बाहरी सुरक्षा गृह था, वो काफी मजबूत था, ठीक। यही वजह था कि ये आगे निकला। दूसरा वजह क्या था कि यहाँ के राजा जो थे, राजा महत्वाकांक्षी थे। उनके अंदर था कि हमें जीतना है, किसी भी हालत में जीत हासिल करनी है, तो जीतने की क्षमता रखते थे। ऐसे ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से मगध आगे निकल गया। आगे हम लोग ऊपर से पढ़ते आएंगे अभी हम लोग। तो हम लोगों ने देखा पहला की खेती वहां पे होती थी ज्यादा। ये बिल्कुल बेटा आप लोग एज ए ईट 5-6 पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मगध के उत्कर्ष के बारे में सवाल पूछा जाता है। मगध की क्षेत्र में खेती उपज होती थी, एक तो ये बात हो गई। दूसरा है कि यहाँ की लोहे की खदानें, मतलब मगध यानी बिहार जो था, यहाँ पे लोहे की खदान थी। और उसी बिहार में ही झारखंड भी पड़ता था। वो तो अलग बात थी कि 2001 में झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड था और वहीं पे लोहा भी मिलता है, आज भी झारखंड में है। तो यहीं पे लोहा की खदानें भी थी। आधुनिक झारखंड भी आसानी से उपलब्ध थे। इसमें उपकरण और हथियार बनाना सरल हो गया था। अब देखिए जब यहाँ पे लोहा उपलब्ध था तो उस लोहे के माध्यम से इन्होंने हथियार बना लिया। अब उस हथियार का प्रयोग युद्ध में करने लगे। तो एक तो कारण ये बन गया कि लोहे की उपलब्धता और हथियार की उत्तम व्यवस्था थी, जिसकी वजह से ये मगध आगे निकला। नहीं दो हो गए, एक तरफ किसान की वजह से खेती अच्छा उपलब्ध थी, दूसरे तरफ लोहा की वजह से क्या होता था, लोहे के कारण वहां पर चीजें उनको हथियार बनाने में सहायता मिली। अगला कह रहा है कि जंगली क्षेत्र में हाथी भी उपलब्ध थे। अब यहाँ पे चूंकि नीचे छोटा नागपुर का पठार था तो जंगली इलाका था, तो उस जंगली इलाका में हाथी थे और हाथी को ही इन्होंने क्या किया, अपने सैनिक अपने सेना में भर्ती की और उसके माध्यम से हाथी पर बैठ करके लड़ाई करते थे। तो इनके लिए लड़ना आसान था, जो सेना का महत्वपूर्ण अंग माने थे, यानी सेना में इन्होंने हाथियों का प्रयोग किया। तीसरा पॉइंट क्लियर। अब कह रहा कि गंगा सोन नदी और उप नदियों से घिरे होने के कारण आवागमन सस्ता और सुलभ भी था। अभी आपने देखा नक्शे में कि एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी तरफ
सोन नदी है, छोटी छोटी अन्य सहायक नदियां भी हैं। अब इससे कहीं आने जाने के लिए नाव के माध्यम से ये लोग सफर कर लेते थे, यानी यातायात का साधन अच्छा था, इसलिए मगध के उत्कर्ष का एक कारण बन गया। अगला कह रहा है कि 5 नंबर पॉइंट, बौद्ध और जैन लेखकों के अनुसार मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण शासक की नीतियां, यानी जो राजा थे ना उनकी नीति कौन सी, वो पॉलिसी पर काम कर रहे थे, नीति एवं उनकी महत्वाकांक्षा भी थी। ये भी एक बात सही था कि राजा के अंदर अगर दूरदृष्टि नहीं होगी तो वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ के राजाओं में क्या थी, दूरदृष्टि थी, इनकी नीति बहुत बेहतर थी, इसीलिए ये सफल होते गए। क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन एक महत्वाकांक्षी शासक थे और इन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से क्या किया, साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, यानी मगध को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए और सफलता को आगे बढ़ाते रहे। बात समझ में आ गई। 6ठा पॉइंट कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो पहाड़ियों से घिरी थी। अब निश्चित तौर पे, अब देखिएगा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अब पहाड़ियों से घिरी हुई थी चारों तरफ से, तो वहां पे कोई व्यक्ति आक्रमण करने जल्दी पहुंच सकता है नहीं ना। एक तो ये बात थी, और दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वो नदियों से घिरी हुई थी। तो दोनों जो राजधानी थी ना वो अपने आप में पहले से ही सुरक्षित थी पूरी तरह से, वहां पे किसी का आक्रमण करना आसान नहीं था, और यही वजह था कि मगध आगे निकलता गया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की भौगोलिक स्थिति मजबूत थी, यानी हर तरफ से मगध की सुरक्षा करने के लिए परिस्थितियां तैनात थी, प्राकृतिक साधन उपलब्ध थे। इसके वजह से मगध क्या हो गया, 16 महाजनपद में आगे निकल गया। ये बाबू आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये 6 का 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन को लिखने के लिए एज ए इट उतार देना है, कुछ भी इसमें हेर फेर नहीं करना है। अब कह रहा है कि राजगीर का अर्थ, ऊपर कहा है ना कि मगध की राजधानी, पहली राजधानी राजगीर, दूसरी पाटलिपुत्र थी। राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कि राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। अब मैंने आपको तस्वीर बना दिया ये। अब कह रहा है कि मगध पर 3 वंशों ने शासन किया। क्योंकि देखिए इसमें तो बहुत डिटेल्स में पढ़ना होता है कंपटीशन के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना खाली वंश जानकारी दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की एक अपनी लिमिटेशन होती है। आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो समझ के आधार पर उतना ही इसमें लिखा जाता है जितना आप समझ सकते हैं। बाकी कंपटीशन में आगे जाएंगे तो बहुत डिटेल्स में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर 3 वंशों ने शासन किया। हर्यक वंश, जिसको हम लोग प्रीतहंता वंश कहते हैं, जिसका मतलब होता है पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना। यानी इसमें जो भी राजा हुआ ना उसने अपने पिता को मार कर गद्दी पर बैठा, फिर उसका पुत्र उसे मार करके गद्दी पर बैठा, फिर उसका पुत्र उसे मार करके गद्दी पर बैठा, इसीलिए इसे प्रीतहंता यानी पिता की हत्या करने वाला वंश कहा गया। उसके बाद यहाँ पे शिशुनाग वंश आए। अब हर्यक वंश में 3 थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। फिर शिशुनाग वंश आया, कालाशोक और शिशुनाग हुआ। फिर नंद वंश भी यहाँ पे आया, जिसमें महापद्मनंद और घनानंद था। और यही अंतिम शासक था घनानंद, जो नंद वंश का था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी और वहीं पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग मौर्य वंश कहते हैं। और वही मौर्य वंश आगे मौर्य साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 वंशों ने शासन किया। चौथा वंश हम लोग आगे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आ गया यहीं पर एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। एक आरंभिक साम्राज्य जो है वो मौर्य साम्राज्य है। इसकी चर्चा बाबू हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ से एक नई कहानी पढ़ने को मिली है। आज आपको मैंने 2 कुछ चीज़ को क्लियर किया। एक तो इसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। दूसरा हमने कुछ भूमिका के बारे में पढ़ा कि हमें इसमें भूमिका में क्या समझना है। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ें इसमें जो पढ़ी वो पढ़ी आपको कि प्रिंसेप के बारे में, जिसने वहाँ पे समझाया अशोक के अभिलेख को खोजने की कोशिश की। और फिर हमने देखा कि कैसे महाजनपदों का उदय हुआ और उस महाजनपद में मगध कैसे आगे निकला, उसके पीछे हमने 7 पॉइंट देखा, तस्वीर भी समझाया। अगर आपके 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बाबू सीधा सीधी आप इसको एज ए इट 6 का 6 पॉइंट आप उतार दीजिएगा। 7 पॉइंट है और वहीं पे एक डायग्राम छोटा सा बना दीजिएगा और तब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। आपको पूर्ण रूप से ये क्वेश्चन में नंबर मिलेगा। इसको हमने पढ़ने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में, जिसको मौर्य साम्राज्य कहते हैं। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए एक अलग कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग आधा यहीं पे भी रुकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को, कल की वीडियो में पढ़ेंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। बड़ी आराम से हम लोग बेटा इसको टॉपिक को पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मुझे विश्वास है कि मैंने आपको हड़प्पा जो पढ़ाया निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक उसी प्रकार से पूरा भरोसा रखिएगा
कि हम इसको भी पढ़ाएंगे और आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। जिस टॉपिक का नाम है राजा, किसान और नगर के बारे में। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे राजा के बारे में, नगरों के बारे में भी और वहाँ के किसानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में कीजिए और एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ कमियां दिखे तो उसे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।